टीपीसी चलेगी। आपका जो सेक्शन आपका शुरू करना है सीपीसी में, आपका 79 से हम शुरू करते हैं, यानी कि 79 से। यानी कि आपका 79 हुआ, 80 हुआ, इधर से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और थोड़ा बहुत इसको जूरिस्प्रूडेंस से भी जोड़कर पढ़ना है। जो आपका लीगल पर्सनालिटी बताई गई थी, उससे भी जोड़कर पढ़ना है। और एक आपका और आदेश जोड़कर पढ़ना है। वह आदेश आपका 27। यानी कि जब भी आप जो सेक्शन है आपका सीपीसी का, जब भी आप सीपीसी का आपका सेक्शन 7-9 पढ़ेंगे, तो उससे कोरिलेट कौन कौन सा आर्डर करना है ये पहले जान लिया जाए। जो कोरिलेट हम करेंगे आपका, वह पहला कोरिलेशन होगा जहां से पूछा भी जाता है, आदेश 27। संविधान का जो अनुच्छेद कोरिलेट होता है, वह यहाँ दो आर्टिकल कोरिलेट किए जाते हैं। एक 299 और दूसरा आपका जो आर्टिकल है 300, यानी कि 299 और 300। देखिए आपका ये जो संविधान का हम पढ़ा रहे हैं, ये भाग 4 शुरू हम कर रहे हैं। नहीं, ये जो सीपीसी का आपका जो चल रहा है, ये आपका भाग 4 हम पढ़ा रहे हैं। विशिष्ट मामलों में वाद, यानी कि सूट इन पर्टिकुलर केसेज, विशिष्ट मामलों में वाद। तो सरकार द्वारा या उसके विरुद्धवाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्धवाद। इसका मतलब, अगर सरकार मुकदमा करती है किसी पर, सरकार या सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा करता है, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार। दूसरा, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या लोक अधिकारी या पब्लिक ऑफिसर, यानी कि आपका जो सीपीसी की धारा 217 में जो लोक ऑफिसर परिभाषित किया गया है, अगर उसने ऑन ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी का मतलब अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य किया है, तो वह अगर किसी के खिलाफ मुकदमा करता है या उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद नहीं, धारा 79 बताएगी। फिर आपका प्रक्रिया सरकार के खिलाफ मुकदमे में आपका आर्डर 27। तो आइए 79 पहले देखा जाए। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में यथा स्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी। यानी कि अगर सरकार ही मुकदमा लाती हैं सिविल वाद, या सरकार के विरुद्ध आप मुकदमा लाते हैं, तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट, यानी कि वादी प्रतिवादी के रूप में किसका नाम होगा, उसी नामों को आपका 79 में बताया गया है। पहला है, अगर केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमा लाते हैं, तो जो पक्षकार होगा वाद का, चाहे वादी या प्रतिवादी, यूनियन ऑफ इंडिया होगा, यानी कि भारत संघ होगा। और दूसरा, राज्य के विरुद्ध लाते हैं मुकदमा, तो उस राज्य का नाम होगा, जैसे उत्तर प्रदेश के खिलाफ लाते हैं मुकदमा सरकार के, तो आप क्या लिखेंगे प्रतिवादी के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य। अब थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू से देखिए। आपका मैं बताया भी था कि जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आपका राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को निगम या विधिक व्यक्तित्व या लीगल पर्सनालिटी प्राप्त नहीं है। तो भारत में किसको लीगल पर्सनालिटी प्राप्त है, तो आपका
भारत संघ को प्राप्त है। भारत संघ आपका कृत्रिम व्यक्ति है, बनावटी व्यक्ति है, फिर भी व्यक्ति माना गया है। और राज्यों के मामले में उस राज्य का नाम होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीगल पर्सनालिटी भारत में प्रदान की गई है, वह राष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को नहीं, सीएम और पीएम को नहीं, बल्कि केंद्रीय स्तर पर यूनियन ऑफ इंडिया को और राज्य स्तर पर उस राज्य के नाम को। ये जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू से भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। भारत का राष्ट्रपति निगम नहीं है, क्योंकि वह अपने वो से लीगल पर्सनालिटी प्राप्त नहीं है। अगला देखिए। अब सीपीसी का आदेश 27 का नियम 5 को रिलेट करिए। आपका अगर सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया है, तो ऐसी दशा में सरकार को प्रतिवाद पत्र, सुबह ही बताया गया था आदेश 8 में, लिखित कथन दायर करने के लिए जो समय कानूनन परमिट किया गया है और समय दिया जाएगा। और जो समय दिया जाएगा, पूछा जाता है कितने मास, सुबह ही बताया गया 2 मास। तो फिर प्रतिवाद पत्र दायर एक बार करा दीजिए, या लिखित कथन, या डब्ल्यूएस, या रिटन स्टेटमेंट, सुबह ही मैं बताया था। फिर एक बार देखिए, आदेश 8 का नियम 1 ये बताता है कि जब प्रतिवादी पर समन की तामील हो गई, तो तामील के 30 डेज के अंदर वह प्रतिवाद पत्र दायर कर दे। अगर 30 दिन के अंदर नहीं करता, तो समन तामील के 90 दिन के अंदर, कमर्शियल कोर्ट का मामला है, वाणिज्यिक न्यायालय का, तो 2015 में संशोधन करके जोड़ा गया कमर्शियल कोर्ट, और वह 120 दिन दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार है, तो 90 दिन के बाद भी और सरकार को जवाब देने के लिए न्यायालय समय बढ़ा सकता है, और वह 2 मास बढ़ा सकता है। यानी कि 90 दिन अधिकतम हो गया, और सरकार प्रतिवादी है तो कितना बढ़ा सकता है, और आपका 2 माह, यानी कि टोटल डेज कितना हो गया 150। ये आपका पूछा जाता है आदेश 27 के किस नियम में है, 5 में। फिर आप संविधान से इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। संविधान का 2 अनुच्छेद आपको याद करना पड़ेगा, आपका 299 और 300। अगर संविदात्मक मामला है, कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, और सरकार ने संविदा की है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो सरकार ने अगर संविदा भंग की है, या या किसी दूसरे ने भंग की है, तो मुकदमा कब लाया जाएगा। संविदात्मक मामलों में ये आपका चलेगा अनुच्छेद 299 से। और अगर सरकार के किसी लोक सेवक ने टाट किया है, दुष्कृत किया है, अपकृत किया है तो सरकार के खिलाफ कब मुकदमा लाया जाएगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 300 से होगा। तो 2 क्वेश्चन संविधान का भी तैयार रखिए कि राज्य का संविदात्मक दायित्व कहाँ दिया गया है, 299। और टाटियस लाइबिलिटी, यानी कि अपकृत्यात्मक दायित्व कहाँ है, बिहार में और उत्तराखंड में कई बार बना है। तो अनुच्छेद 300 मार कर आइएगा, और रुदल शाह का केस याद करके आइएगा। संवैधानिक प्रतिकर, यानी कि सर्वप्रथम किस वाद में आपका मूल अधिकारों के हनन होने पर राज्य से पीड़ितों को कंपसेशन दिलवाया गया, तो रुदल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर एक बार लास्ट लाइन देखिए, तो अगली धारा बढ़ा जाए। सीपीसी की धारा 79 केवल और केवल ये बताती हैं कि अगर सरकार के खिलाफ या सरकार ही आपके खिलाफ मुकदमा करती है, तो किसका नाम रखा जाएगा। अगर भारत सरकार करती है आपके खिलाफ,
या आप भारत सरकार के खिलाफ करते हैं, तो ऐसी दशा में पक्षकार का नाम क्या होगा? भारत संघ। और राज्य करता है आपके खिलाफ या आप राज्य के खिलाफ करते हैं, तो राज्य क्या सीएम और राज्यपाल नाम होगा कि उस राज्य का नाम? उस राज्य का नाम। लेकिन कब मुकदमा सरकार लाएगी, कब मुकदमा सरकार के विरुद्ध लाया जाएगा, फिर एक बार याद रखिए, ये सीपीसी नहीं बताएगी, ये संविदात्मक मामला है। तो संविधान का अनुच्छेद 299 कवर होगा, और टाट का मामला है दुष्कृत या अपकृत्य का, तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा अप्लाई होगा? 300। बस नाम केवल है आपका, कब मुकदमा लाया जाएगा ये सीपीसी नहीं बताएगी। इसका निर्धारण कहाँ से होगा? संविधान से। अब यहाँ आपका देखिए, अगर किसी लोक सेवक ने कोई गलती की है, तो आप केवल लोक सेवक को पक्षकार न बनाइए, सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक है, अनिवार्य है, यानी कि हर हाल में कंपलसरी है। तो अगर किसी मने सरकारी सेवक ने कोई गलती की है, तो उस गलती के लिए आप सिविल वाद दायर करते हैं, तो केवल उसको ही पक्षकार न बनाइए, जरूरी किसको है पक्षकार बनाना? सरकार को। नहीं तो सरकार, उसके लिए कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, क्योंकि आपका वैकेरियस जो लाइबिलिटी है कि सरकार के सेवकों ने जो गलती की है, उस गलती के लिए भरपाई कौन करेगी? सरकार। तो तभी तो करेगी जब सरकार को आप लोक सेवक के साथ साथ क्या बनाएंगे? पार्टी। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जब भी लोक सेवा आयोग के खिलाफ मुकदमा होता है, तो केवल लोक सेवा आयोग को पार्टी नहीं बनाया जाता, सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सचिव को भी बनाया जाता है, इसलिए कि मुकदमा किस कोई पार्टी छूटे ना। अब आइए 80 आपका सूचना, यानी कि आपका नोटिस। तो सरकार के विरुद्ध जब भी मुकदमा किया जाए, तो धारा 80 ये बताती है कि सरकार को एक नोटिस दे दी जाए। तो देखिए आपका इसमें कौन कौन क्वेश्चन बने हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका बना है, वह बना है कि सरकार के विरुद्ध मुकदमा करने में सूचना का प्रावधान किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 80 में। दूसरा जो आपका बना है कि सूचना मुकदमा दायर करने के कितने दिन पहले दी जाएगी? तो आपका 2 मास पहले। तो अब आदेश 27 में भी थोड़ा गौर करिए। अगर सरकार प्रतिवादी है तो बताइए न्यायालय और कितना समय देता था कि आप जवाब लगाइए? 2 मास। और सरकार के विरुद्ध मुकदमा करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी कितने दिन पहले सूचना सरकार को देंगे? 2 माह। भाई रट कर जाइएगा, बहुत पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्या बिना सूचना दिए हुए मुकदमा दायर किया जा सकता है कि नहीं? तो अब सीपीसी में संशोधन हो चुका है, और क्लाज 2 यानी कि धारा 80 का क्लाज 2 हम बताएंगे, जहाँ की ये प्रावधान किया गया है कि अगर तत्काल राहत की आवश्यकता है, अर्जेंट मामला है, तो आप सरकार को सूचना दिए जाने माने सूचना दिए बिना भी मुकदमा कर सकते हैं। जो बिहार आयोग ने बनाया, वह ये बनाया कि सरकार को सूचना दिए बिना ही आप मुकदमा तो कर सकते हैं, तो क्या न्यायालय सरकार को बिना सुने अंतरिम या कोई अन्य अनुतोष प्रदान कर सकता है कि नहीं? तो देखिए बिहार में 4 ऑप्शन दिया था, कौन गलत है ये पूछा गया था 80 से। तो चाहे कोई इंटरिम अनुतोष या चाहे अस्थाई अनुतोष, आपको बिना सरकार को सुने न्यायालय प्रदान नहीं करेगा। यानी कि तत्काल आप बिना सूचना के मुकदमा तो कर सकते हैं अर्जेंट मामले में, लेकिन मैं बता दूं, जब तक कि न्यायालय सरकार का पक्ष न सुन ले,
तब तक आपको कोई रिलीफ प्रदान नहीं करेगा। अब उसमें बिहार में दिया था कि अंतरिम रिलीफ प्रदान कर सकता है, अस्थाई अनुतोष या रिलीफ प्रदान नहीं कर सकता। अंतरिम रिलीफ भी प्रदान करने की क्षमता न्यायालय में नहीं है जब तक कि किसको न सुन लिया जाए, सरकार को। ये पॉइंट आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और गलती होती है आपका। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि सूचना किसको दी जाएगी आपका। तो सूचना किसको दी जाएगी, 80 के क्लाज 1 में दिया गया है। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, वैसे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं लगभग सभी क्वेश्चन हम कवर करा चुके हैं शुरुआती दौर में। 99% ये चांस रहता है कि जो आपको भूमिका बताई गई उसी से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपका 1% के लिए पूरा बेरक मतना पड़ेगा किसको सूचना दी जाएगी। यहाँ भी पूछा गया है। अब बेरक देखिए थोड़ा आपका आधार, हाँ देखिए उद्देश्य एक लाइन पढ़ा जाता है। आखिर सरकार को सूचना देने का उद्देश्य क्या है, ये क्यों प्रावधान रखा गया कि सरकार को सूचना दी जाए। सरकार को इसलिए सूचना देने का प्रावधान रखा गया है कि सरकार न्यायालय के बाहर विवादों को निपटा ले। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, लिख पढ़ कर सरकार को बता दीजिए। हो सकता है सरकार कोर्ट के बाहर ही आपका मामला क्या कर दे, निपटा दे। लेकिन ये देखने में आया है कि सरकार इसका नाजायज फायदा उठाती है और मामले को डिले पर डिले करती जाती है। और अतः विधि आयोग ने ये सिफारिश की है कि इस प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए सूचना को, और बिना सूचना के ही सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की लोगों को इजाज़त दी जानी चाहिए। लिंगर कर देती हैं, मैंने आपका लिंगर कर देती है ऐसे ही। लेकिन फिर याद रखिए, अगर आप ये जो सीपीसी है ये रिट याचिकाओं में लागू नहीं होती। अगर 226 के तहत या 32 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सरकार को कोई सूचना देने की आवश्यकता, रिट या रिटों याचिकाओं में ये लागू नहीं होगा कि हम सूचना दें तब। नहीं तो ऐसे तो याचिका 2 माह बाद दायर की जाती, लोग तुरंत करते हैं तो तुरंत बिना सूचना दिए ही करते हैं। अब आयोग के खिलाफ करना है तो 2 माह पहले सूचना दीजिए। तो पता लगा कि 12 दिव्यांग बाहर हो गए, 2 माह पहले सूचना दिए, तब तो एग्जाम होके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और सूचना पर सूचना देते रहिए। वैसे आयोग कुछ करने वाला नहीं है। जो आपका दिव्यांग है हाई कोर्ट जाएं, हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाए आपका। लेकिन हमेशा आपका मैंने आयोग दिव्यांगों के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। एपीओ में बेचारे परीक्षा का मुख नहीं देख पाए, यानी कि जैसे ही लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल आया, घूंघट उठाने की बारी आई, परीक्षा देने की बारी आई, आयोग ने कहा कि आप क्या हैं, नालायक हैं। नालायक मने डिस्क्वालीफाई, अयोग्य है, जाइए बाहर। फिर आपका जे में फार्म वार्म बेचारे भर दिए, तो एग्जाम की बारी आई तो कहा कि आप नालायक हैं, आप इस पद के लायक नहीं है। तो उसमें वो है, मैं बता दूं आपका, जैसे एक पैर से विकलांग है और एक पैर सही है तो लायक है, और दोनों पैर से दिव्यांग है तो वह नालायक है आयोग के अनुसार। एक हाथ नहीं है तो लायक, और दोनों हाथ नहीं है तो नालायक। अब समस्या ये है कि अगर आप एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है तो एक और नालायक हो गया। आप दोनों डाल दिए कि हाथ से भी हम नहीं हैं पैर से भी नहीं है तब भी नालायक, यानी कि तब भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि आप एक ही का लाभ लेंगे, आप दोनों का लाभ नहीं ले सकते। अब वो अलग बात है कि हाई कोर्ट ही कुछ कर सकते। एक ही में अप्लाई करिए न, कहाँ दो में अप्लाई जबरदस्ती कुछ आप जा रहे हैं करने। तो आयोग यही तो बाहर कर दिया है, रो तो रहे हैं फोन कर करके, अब क्या किया जाए। उपाय यही है कि हाई कोर्ट जाइए जल्दी से जल्दी,
नहीं तो भी 12 तारीख को हो सकता है अंतरिम रिलीफ मिल जाए। नहीं तो भी चांस नहीं है। आयोग कुछ नहीं करने वाला है। हाँ तो आ ही जाएगा, 30 को आना ही था और क्या। वो तो पहले से ही पता था कि 30 को एडमिट कार्ड आएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। और 12 को एग्जाम होगा। इसमें कौन बड़ी बात है भाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही मालूम है कि 30 तारीख को आपका चांस है आने का। आगे देखिए, सूचना आप देखिए, बैरक शुरू किया जाए। उसके सिवा जैसा उपधारा 2 में उपबंधित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला क्लाज 2 या उपधारा 2 में आ जाता है तो बिना सूचना दिए हुए ही सरकार के विरुद्ध क्या दायर किया जा सकता है? मुकदमा। अगर 2 में नहीं आता, खंड 2 में, तो 1 लागू होगा। इसीलिए लिखा है उसके सिवा जैसा उपधारा 2 में क्या है? उपबंधित है। सरकार के, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर सरकार भी आती है, विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत, यानी कि ऐसे कार्य के बारे में जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया था, यानी कि वह ऑन ड्यूटी कार्य किया था, गलत कार्य। अगर कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो तब तक मुकदमा दायर नहीं करेगा जब तक कि एक लिखित सूचना जिसमें वाद हेतु वादी का नाम, वर्णन, निवास स्थान और क्या वह रिलीफ पाना चाहता है, इसकी लिखित सूचना मुकदमा दायर करने के कितने दिन पहले? 2 माह पहले। किसको न दे दी हो? निम्नलिखित को। अब सूचना भी अंदर जाकर पूछा जाता है। केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में सरकार के सचिव को, अगर आप रेलवे के खिलाफ करते हैं तो रेल के प्रधान प्रबंधक को, जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ करते हैं तो मुख्य सचिव को या उसके द्वारा रेलवे से ही पूछा जाता है। रेलवे के खिलाफ करते हैं तो रेल के प्रधान प्रबंधक को, रटे रहिए। किसी अन्य राज्य के सरकार के खिलाफ करते हैं तो उस राज्य के सचिव को या जिले के कलेक्टर को दे दीजिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार के खिलाफ करते हैं जम्मू कश्मीर के सिवाय, तो या तो राज्य सरकार के सचिव को दीजिए, या जिस जिले में मुकदमा कर रहे हैं राज्य सरकार के सचिव को न देकर वहाँ के कलेक्टर को एक भेज दीजिए। कितने माह पहले? 2 माह। आइए क्लास 2 देखिए। सरकार के, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी सरकार आती है, यानी कि क्लास 2 1976 में जोड़ा गया। आप बिना सूचना दिए भी मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर अर्जेंट मामला हो, लेकिन न्यायालय कोई अंतरिम या अस्थाई रिलीफ आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक कि वह सरकार को सुन ले कि न सुन ले। सुन ले भाई, सरकार को सुनकर ही आपका। लेकिन अगर आप ये दिखाते हैं कि अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष हमें चाहिए, तो न्यायालय की इजाज़त लीजिए, मुकदमा करिए, लेकिन सतर्क रहना है। बिना सरकार का पक्ष सुने आपके पक्ष में कोई आदेश या डिक्री पारित, चाहे अंतरिम हो, इसी पर तय करना या अस्थाई। सूचना में क्या क्या लिखा जाएगा? सूचना में अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी गई तो वह गलती क्षम्य बनाई गई है। आपका वह खंड 3 में है। इस प्रकार आपका 80 भी समाप्त हुई। अब 81 आइए। गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजात से छूट दी गई है तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में किया गया तात्पर्य है, अगर उसके विरुद्ध मुकदमा किया जाता है तो डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किया जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न उसकी संपत्ति की कुर्की होगी। यानी कि आपका सरकारी लोक अधिकारी है तो डिक्री के निष्पादन में तो गिरफ्तार करके जेल भले भेजा जाए, लेकिन आपका कह सकते हैं कि उसके पहले न तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और न ही
उसके उसकी संपत्ति कुर्क होगी। यानी कि निर्णय से पहले जो कुर्की और आपका गिरफ्तारी का प्रावधान है आदेश 38 में, वो लोक सेवक के विरुद्ध लागू होगा कि नहीं? लागू नहीं होगा। फिर एक बार याद रखें, आदेश 38 में बताया था निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की क्या लोक सेवक की होगी? नहीं। दूसरा, अगर न्यायालय को लगता है कि अगर हम इसे बुलाते हैं तो लोक सेवा बाधित होगी, तो पर्सनल एपियरेंस से भी क्या मिल जाएगी? छूट। कि आइए ना, अधिवक्ता को भेज दीजिए, ट्रेन चलाइए, आपका अधिवक्ता रहेगा, हम मुकदमा सुनवाई कर लेंगे, क्योंकि जो आवश्यक सेवाएं हैं वे बाधित न हो। इसके बाद आपका 82 बहुत पूछा जाता है, डिक्री का निष्पादन। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, गलत न हो। सरकार के विरुद्ध आपका या लोक सेवक के विरुद्ध अगर डिक्री पारित की गई है तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए जो आदेश होगा वह डिक्री पारित करने के आपका कितने माह बाद ही उसके निष्पादन का आदेश जारी किया जाएगा? गलत न हो। कई बार पूछा 3 माह, भाई गलत न हो मैं बता दूं, फिर एक बार समझिए, 3 माह 3 माह 3 माह रट कर जाइए। कई बार ये T2 पूछा है कि अगर सरकार के खिलाफ या लोक सेवक द्वारा अपने पदीय हैसियत मैंने ऑन ड्यूटी में अगर कोई गलत कार्य किया, आप मुकदमा किए हैं, सरकार के खिलाफ आप जीते हैं, तो न्यायालय सरकार के खिलाफ डिक्री का निष्पादन कितने दिनों के बाद ही कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा? 3 माह के बाद। 3 माह तक इंतजार किया जाएगा कि सरकार स्वतः ही इस डिक्री का क्या कर दे? पालन। सरकार स्वतः विचार करे और इस डिक्री का पालन कर दे। डिक्री का नहीं सरकार करती है, तब आप न्यायालय में एप्लीकेशन देंगे कि हजूर सरकार के खिलाफ हम जीते हैं, सरकार की संपत्ति कुर्क करके और हमें पैसा क्या किया जाए? दिलवाया जाए। तो 3 माह बाद ही कोई आदेश जारी होगा। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये जो 82 है ये किन मामलों में लागू होगी? डिक्री के मामले में, आदेश के मामले में, पंचाट के मामले में, उपर्युक्त सभी। ना है तो लिख लीजिए, उपर्युक्त सभी मारना है। यानी कि सरकार के खिलाफ कोई एवार्ड या पंचाट या अधिनिर्णय दिया गया है किसी मध्य द्वारा, अधिकरण द्वारा, तब भी लागू होगी। उसको लिख लीजिए ना है तो। तीनों मार कर आइए। ये झारखंड ने बनाया है क्वेश्चन कि 82 किस मामले में लागू होगी? डिक्री के मामले में, सरकार के विरुद्ध आदेश के मामले में, सरकार के विरुद्ध पंचाट के मामले में, और अंतिम देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। यानी कि अगर किसी आपका आर्बिट्रेशन ने, किसी माध्यस्थ ने कोई पंचाट या एवार्ड पारित किया है, अधिनिर्णय दिया है, तो उसको भी लागू कराने के लिए 3 माह का क्या करना पड़ेगा? इंतजार। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो आगे देखा जाए आपका 82 अच्छे से याद रखिए। 83 अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे? हल्का सा एक लाइन देख लीजिएगा। 84 विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे? 85 विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति। इसके बाद 86 विदेशी राज्यों और राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद। 87 विदेशी शासकों का वादों के पक्षकार के रूप में आपका किया जाना। 87 है विदेशी राज्य और शासक की परिभाषा। अब आ जाइए 88 से, फिर क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है। इंटरप्लीडर सूट या अंतराभिवाचीवाद।
88 से क्वेश्चन बनता है, फिर बीच की धाराएं चाहें तो भाई 1% चांस रहता है। अब चाहें आप तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत आपका अंदर तक पढ़ना हो तो पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप चाहें तो ये सब प्रावधान क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन आपका फिर 88 से इधर क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनना शुरू होता है। देखिए आपका मैं बताया था सुबह के भी पीरियड में, फिर मैं बता रहा हूँ, इंटरप्लीडर सूट का प्रावधान आपका कहाँ किया गया है, 88 में। अब जो आपका तो सामान्य नियम पहले देखिए। सामान्यतः किसी भी मुकदमे में जो प्लीडिंग की जाती है, जो अभिवचन किया जाता है, वह वादी और प्रतिवादी करता है। यानी कि वादी किसी तथ्य की डिमांड करता है और विपक्षी या प्रतिवादी उसे डिनाई करता है। यानी कि सामान्यतः किसी भी मामले में जो मुख्य विवाद होता है, मुख्य डिस्प्यूट होता है, वह किसके बीच होता है, वादी तथा प्रतिवादी के बीच। लेकिन अंतराभिवाची वाद एक स्पेशल वाद है, एक विशिष्ट प्रकृति का वाद है, जहाँ की मुख्य विवाद वादी प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों के बीच होता है। यानी कि वादी प्रतिवादी के बीच न होकर किसके बीच होता है, प्रतिवादियों के। आपका क्वेश्चन ये बना है कि अंतराभिवाची वाद में अभिवचन कौन एक दूसरे के विरुद्ध करते हैं, वादी वादी, वादी प्रतिवादी, प्रतिवादी प्रतिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आपस में लड़ाई, मुख्य लड़ाई किसके बीच है, प्रतिवादियों के बीच। गलत न हो, झारखंड से लेकर यूपी हर एक जगह बना है। मुख्य विवाद किसके बीच होता है, प्रतिवादी। तो प्रतिवादी एक से अधिक होने चाहिए। अब एक उदाहरण मैं बताया था, फिर बता दिया जाए, तब आपका और आगे बढ़ा जाए। भाई देखिए आपका मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये बैंक में पैसा जमा किया है, और ए के बैंक को वाले को बी बना दिया जाए। ए क्या आपका सी पुत्र है और डी पुत्री है। ए मर जाता है और ए बैंक में लाकर रखा था। अब ध्यान से देखिएगा, अब सी जाकर बैंक वाले से मांग करता है कि लाकर का धन मुझे दे दिया जाए अलग, और डी जाकर बैंक वाले से मांग करती है कि लाकर का धन मुझे दे दिया जाए अलग से, यानी कि मुझे केवल दिया जाए। अब बेचारा जो बैंक वाला है वह परेशान हो गया है, तो बैंक वाला सी और डी के खिलाफ मुकदमा करेगा न्यायालय में, और मांग करेगा कि हजूर हमें लाकर का जो किराया है इनसे दिलवाया जाए, और आप बता दीजिए कि सी और बी में से कौन हकदार है लाकर का, उसे मैं दे दूंगा, और हमें परित्राण दीजिए, यानी कि इस विवाद से क्या प्रदान करिए, मुक्ति। तो बताइए लाकर के धन को लेकर वादी प्रतिवादी यानी कि बैंक वाले और सी डी में विवाद नहीं है, बल्कि आपस में सी और डी लड़ रहे हैं। तो बैंक वाले ने कौन सा सूट दायर किया, इंटरप्लीडर, किसके खिलाफ कर दिया, आपका सी डी के खिलाफ। तो आपस में मुख्य विवाद किसके बीच हो गया, सी डी। तो सी डी क्या है, प्रतिवादी। तो मुख्य विवाद किसके बीच होता है, प्रतिवादी। वादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किराया या प्रभार चाहिए, अन्य संपत्ति में कोई हित नहीं रखता, और मांग करता है कि हजूर हमारा किराया दिलवा दीजिए, प्रभार दिलवा दीजिए, हमें इस विवाद से मुक्त करिए, हम हमें मुक्त करिए। तो ऐसी कंडीशन में अंतराभिवाचीवाद किन मामलों में दायर किया जा सकता है, तो आपका ऋण के मामले में, धनराशि के मामले में, चल संपत्ति के मामले में, अचल के मामले में, उपर्युक्त सभी। तो बेरेट की भाषा पर भी गौर करिएगा, क्या लिखा है,
ऋण के भी मामले में, अगर ए ने किसी को ऋण दिया है मर गया तो उसका मामले में, धनराशि के मामले में, चल संपत्ति के मामले में भी, और अचल संपत्ति। इस प्रकार आपका 88 हो गया। अब आइए भाग 5 देखा जाए, विशेष कार्यवाहियाँ। 88 से जो आर्डर जुड़ा है वह आर्डर 35 है, इंटरप्लीडर सूट। अंतराभिवाची वाद दायर करने की प्रक्रिया याद रखिए किस आदेश में है, 35 में। अब 89 से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, पिछली बार एचजेएस में भी बना था और जे में भी आपका क्वेश्चन बना था। आदेश 10 का नियम 1A से क्वेश्चन बना था, उसको हम बताएंगे। आपका आदेश 10 भी जाएंगे हल्का सा, लेकिन 89 से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, निश्चित तौर पे 89 से रहता है। बिहार ने भी बनाया, एचजेएस में भी बना, झारखंड ने भी बनाया। मॉडल भले अलग अलग बनाया हो, लेकिन आपका एक ही मॉडल से आपका देखिए यहाँ केस भी आपका पूछा जाता है। 89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा, यानी कि आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। तो न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान कहाँ किया गया है, पहला क्वेश्चन। तो 89 में कौन सी धारा सीपीसी की सुलह समझौते को आपका मान्यता देती है, तो 89 देती है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी धारा माने विवादों के वैकल्पिक निपटारे का प्रावधान करती है, न्यायालय से बाहर जाकर 89 ही मारेंगे। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन पहले सामान्य निकाला जाए और कोरिलेशन भी ज़्यादा है। अब देखिए आपका जहाँ जहाँ सुलह समझौते का प्रावधान हो, पहले तो एक जगह एकत्र करिए, तब आपका आगे बढ़ाइए। एक जगह पहले कोरिलेशन करिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है वहां से। पहला कोरिलेशन आपका ये किया जाए सीपी से ही जो पिछली बार ही क्वेश्चन बना है। आदेश 10 नियम 1A, कैपिटल ए लिखिएगा, वैकल्पिक विवाद समाधान, यानी कि विवादों का वैकल्पिक समाधान, न्यायालय से बाहर विवादों का क्या निपटारा। ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि किस आर्डर के किस रूल में ये शब्द लिखा गया है, तो आदेश 10 के नियम 1A में ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। दूसरा आपका ये सीआरपीसी में हम देखते हैं कि क्या समझौता हो सकता है कि नहीं, और किन मामलों में समझौता हो सकता है। उन अपराधों की लिस्ट 320 में दी गई है। तो सीआरपीसी लिखिए, कंपाउंड ऑफेंस, समनी अपराध 320, सीआरपीसी की कौन सी धारा, 320। एविडेंस में जाकर पूछा जाता है 23, प्रति लिखना चाहे तो लिखिए भाई, एविडेंस की धारा 23, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति। हम एडमिशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमारे खिलाफ किया जाएगा कि नहीं, नहीं। तो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एडमिशन की धारा में है 23 में। 23 की दूसरी विशेषता है कि यह धारा केवल सिविल मैटर में लागू होती है, क्रिमिनल नहीं। पूछा जा चुका है पीओ में। यही छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा गौर करनी है। पढ़ने को तो भाई सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वही दो तीन बातें ही आपको अधिक मैं बताता हूँ, और क्या। अगला आपका सुलह समझौते पर आज ये संविधान में आपका अनुच्छेद 51 कि राज्य यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सुलह समझौतों द्वारा माध्यस्थम द्वारा क्या कर दिया जाए, निपटारा। तो भारत प्रयास कर ही रहा है
यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और कह भी रहा है कि आप लोग बातचीत करिए, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट समझौते को मान्यता दे सकता है, समझौता करा सकता है। सुलह समझौता किस अनुच्छेद में? 142। इसके बाद आप पढ़िएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 6, याद रखिए। यूएनओ का यूएनओ का अध्याय 6 आपका विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का प्रावधान करता है। और अनुशासनिक कार्रवाई अध्याय 7 में कई बार पूछा गया है। अनुशासनिक कार्रवाई किस में? 7 में। शांतिपूर्ण कार्रवाई अध्याय 6 में। रट कर जाना है इतना आपका। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका है आपका कि माध्यस्थम, और माध्यस्थम से आप विवाद का निपटारा कराते हैं। अगर ए और बी करार करते हैं कि जब इस मुद्दे पर हमारे बीच विवाद होगा तो हम आर्बिट्रेशन से, माध्यस्थम से इसका निपटारा कराएंगे, ये करार शून्य होगा कि वैध होगा, हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, ये करार आपका वैध होगा। तो आपका 3 अपवाद 28 में है। तो कौन सी धारा प्रतिस्थापित है कॉन्ट्रैक्ट की? 28। बिहार में सन पूछा था, यहाँ कौन सी धारा प्रतिस्थापित है? तो कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा लिखेंगे? सुलह समझौता 28। कॉन्ट्रैक्ट की धारा कौन सी? हो सकता है रिपीट कर दे मॉडल अलग से। 3 अपवाद हैं। आइए देखा जाए, आपका 89 बैक होइए आपका। फिर अब अभी समाप्त नहीं हुआ, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका चलना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड हैं। 89 किस सन में प्रतिस्थापित की गई, यानी कि किस सन में नए सिरे से लिखी गई पूरी बात? तो 1999, 1999। गलत ना हो किसी भी हाल में। धारा 89 किस सन में प्रतिस्थापित की गई? तो आपका जवाब रहेगा 1999। दूसरा क्वेश्चन आइए, किस डेट को यह संशोधन, यह प्रतिस्थापन लागू हुआ? 1 जुलाई 2002 को, यानी कि 1 जुलाई 2002। ये भी कई बार पूछा है। तीसरा क्वेश्चन आइए, किस समिति की सिफारिश पर यह धारा प्रतिस्थापित की गई? तो जस्टिस मलिमत समिति की सिफारिश पर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जस्टिस मलिमत समिति। फिर एक बार इसको देखिए, किस समिति की सिफारिश पर यह धारा आपका प्रतिस्थापित की गई? तो जस्टिस मलिमत समिति। अगला आइए क्वेश्चन आपका, न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के लिए धारा 89 में कितने तरीके दिए गए हैं? तो खंड देखिए आप, कितने खंड हैं? 4। तो कितने तरीके हो गए? 4। अंत में केस याद रखिएगा, सेलम, आपका सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को पूछा गया है। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह निर्णय दिया गया कि यह धारा संवैधानिक है और संविधान का उल्लंघन नहीं करती। तो किस केस में 89 को चैलेंज किया गया था? सेलम के बाद में। किस केस में इस संशोधन को वैध माना गया? सेलम के बाद में। सेलम का वाद संशोधनों को चुनौती देता था। इस प्रकार आपका आगे बढ़ा जाए। आप देखिए, आपका 89 अब शुरू किया जाए। सामान्य बातें आपका हो गई,
और 89 से आपका क्वेश्चन भाई बनने का चांस रहता है। और कोरिलेशन भी आपका बता दिया गया। पिछली बार जो क्वेश्चन यूपी जे में यूपी एच जे एस में जो बना था, वह केस बना था सेलम वाला। जैसे वैलिडिटी आया कुछ भी आया 89 पर, तो जो केस है सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन जो यूपी जे में बना था, वह 89 से न इससे कोरिलेट करके बन गया था। आदेश 10 नियम 1A आपका वैकल्पिक समाधान, विवाद का वैकल्पिक समाधान। हाँ, नया नया जो क्वेश्चन बन सकता है आगे देखा जाए। बेरेक कितने तरीके हैं न्यायालय से बाहर विवाद को निपटाने के? 4। अब देखिए, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निपटारे का ऐसा तत्व विद्यमान है जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकता है, वहां न्यायालय निपटारे के निबंधनों या शर्तों को निश्चित करेगा और उन्हें पक्षकारों को उनके संपरीक्षा के लिए देगा। और पक्षकारों के संपरीक्षा को प्राप्त करने के बाद न्यायालय संभाव्य निपटारे के निबंधनों को पुनः निश्चित करेगा और उन्हें माध्यस्थम को भेज सकेगा, यानी कि आर्बिट्रेशन को। अगर माध्यस्थम को भेजा जाता है तो कानून कौन लागू होगा? तो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 सुलहकर्ता को भेज सकता है। सुलहकर्ता को भेजता है तब भी वही कानून लागू होगा। अब सीपीसी काम नहीं करेगी। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 न्यायिक निपटारे जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटारा है, तब अलग कानून में जाएगा। लोक अदालत के लिए जो कानून बना है, पूछा भी गया है इंटरव्यू में कि लोक अदालत का गठन किस कानून के तहत? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन को भेज सकेगा, तो मीडिएशन के लिए कोई कानून नहीं है। याद रखिए, किसके लिए कोई कानून नहीं है? चौथे के लिए तो आपका कोई कानून नहीं है, आपका मीडिएटर। इसके बाद 90 छोड़ दीजिए, 91 से क्वेश्चन बनता है लोक न्यूसंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य के लिए आपका कह सकते हैं कि वाद का प्रावधान किस धारा में है? 91 में। देखिए, जो पब्लिक न्यूसेंस हैं या जो बातें पब्लिक पर इफेक्ट डालती है, वह अपराध भी है। और आपका इसको जब कोरिलेट करिएगा तो कम से कम आईपीसी और सीआरपीसी जरूर पढ़ लीजिएगा। आईपीसी की धारा 268 में पब्लिक न्यूसेंस परिभाषित किया गया है। इसके विशिष्ट रूप 269 से लेकर 289 तक दिया गया है। और लोक न्यूसेंस का अवशेषी प्रावधान आपका 290 में। और लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति पूछा जाता है 291। लोक न्यूसेंस की परिभाषा 268 में। लोक न्यूसेंस का इस स्पेशल लोक न्यूसेंस 269 से लेकर 289 तक। अवशिष्ट प्रावधान या सामान्य प्रावधान 290 में दंड की मात्रा भी पूछी जाती है। मात्र और मात्र 200 रुपया जुर्माना, रट कर जाइएगा। 290 आईपीसी में दंड की मात्रा कितनी है? 200 रुपया जुर्माना। लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति तो आपका 291। इतना याद रहे। और बीच से भी आपका धाराएं पूछी जाती हैं। इस बार एपीओ में फालतू धारा पूछ ली। आपका वायुमंडल को प्रदूषित करिए, जल को प्रदूषित करिए, आपका उपेक्षापूर्ण से वाहन चलाइए, आपका ये सब भी पूछा जाता है। अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो सीआरपीसी में भी दो धाराएं मुख्य रूप से बनी हैं, 133 और 144। आपका कंडीशनल आदेश दिया जाता है 133 में। और अर्जेंट मामला है पब्लिक न्यूसेंस का तो 144 सीआरपीसी। तो अगर लोग न्यूसेंस के लिए सिविल वाद दायर करते हैं तो यही क्वेश्चन बनता है, कौन दायर करेगा और कौन नहीं दायर करेगा। और आपका
प्राइवेट न्यूसेंस के लिए मुकदमा दायर हो सकता है कि नहीं, तो वो भी प्रावधान है। तो अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभाव्य है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो, मुकदमा कौन कर सकता है। ये हर एक राज्य में क्वेश्चन बना है। महाधिवक्ता द्वारा किया जा सकता है या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की इजाज़त से। यही आपका क्वेश्चन फंसता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की इजाज़त से, न्यायालय की इजाज़त के बिना किया जा सकता है। तो गलत कौन है, न्यायालय की इजाज़त के बिना। गलत ये वाक्य है, क्योंकि न्यायालय की इजाज़त से ही मुकदमा करेंगे लोग। और दूसरा फंसा देता है कि ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान होना आवश्यक नहीं है। यही गलती होती है जो बिहार झारखंड का मॉडल रहा है। तो 2 पॉइंट अटैक करिए कि भले विशेष या स्पेशल डैमेज व्यक्तियों को न हो, तब भी वह पब्लिक न्यूसेंस के लिए मुकदमा कर सकते हैं और आपका, लेकिन ऐसा मुकदमा हर हाल में न्यायालय की परमिशन से होगा। और कम से कम कितने व्यक्ति करेंगे, 2। विशेष नुकसान पर अटैक करिएगा, विशेष नुकसान होना आवश्यक नहीं है। यही अटैक कर रहा है बार बार, जो कंपटीशन में कर रहा है। फिर कहिए तो फिर बताया जाए। लोक न्यूसेंस के लिए मुकदमा कौन कर सकता है, महाधिवक्ता। अलग हटा दीजिए, सुबह ही बताया गया कि महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में हमने बताया था, 165 में। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। महाधिवक्ता को वेतन मिलता है कि पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विधानमंडल में यानी कि विधान परिषद या विधानसभा में बैठ सकता है, आपका कह सकते हैं बहस कर सकता है, अपनी बातें रख सकता है, लेकिन मत देने का हकदार नहीं है। तो राज्य का एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। सेम नियम केंद्र में पूछ ले तो याद किए रहे, सुबह में बताया था 76 कौन हमने बताया था, महान्यायवादी। तो 2 अनुच्छेद इसको जोड़कर पढ़िएगा। 76 आर्टिकल में क्या है, महान्यायवादी। और 165 में क्या है, महाधिवक्ता। भाई अनुच्छेद याद करिए। अब अनुच्छेद 10 15 15 20 20 10 10 बताए जा रहे हैं। जितना अनुच्छेद जिस दिन पढ़ाया जाए, नियम यह है कि घर पर जाकर एक बार कम से कम उतना तैयार करिए। यही नियम है आज का, मैंने कम समय में यही उपाय है। जितना पढ़ाया जाए डेली, उसी दिन जाकर एक बार कम से कम आप क्या मार दीजिए, रिवीजन। देखिए आपका तो यहाँ अब दूसरा खंड आपका प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में है आपका, कि इस धारा की कोई बात माने लोक न्यूसेंस के अलावा मुकदमा करते हैं तो उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। 92 से पूछा जाता है, लोक पूर्त कार्य पब्लिक चैरिटी का मामला है, न्यास का मामला है, तो किस धारा के तहत मुकदमा किया जाता है, 92 के तहत। इसमें जो पूछा जाता है, न्यास के मामले में कौन कौन मुकदमा कर सकता है, जरूर याद रखिएगा। एक महाधिवक्ता कर सकते हैं और दूसरा न्यास में हित रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन किसकी इजाज़त से, न्यायालय। यही पॉइंट पूछा जाता है। न्यास में इंटरेस्ट रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन किसकी इजाज़त लेकर कर सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा न्यायालय की। अब इसमें जो पूछा जाता है आपका मुख्य रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस यानी कि यथा सामीप्यता का सिद्धांत, ये धारा 92 में है।
92 के क्लाज 3 में लिखिए, उसमें अंडरलाइन करिए सिद्धांत। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस बता दें आपका कोरिलेट करके, नहीं तो कई लोग भ्रम में आ जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब ये हुआ कि सामीप्यता का सिद्धांत, नजदीक का सिद्धांत या निकटता का सिद्धांत। निकटता का सिद्धांत पहले सेक्शन जोड़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ दिया गया है। सीपीसी पूछे तो धारा 92 का क्लाज 3 मारकर आइए। यही क्वेश्चन अगर टीपीए में आ जाए तो कोरिलेट कर लीजिएगा, धारा 26 में है, धारा 26 में। यही क्वेश्चन अगर मुस्लिम विद में बिहार में पूछा गया था तो वक्फ में है, और ऐसे पूछे तो न्यास में। तो सामीप्यता का सिद्धांत है क्या? सामीप्यता का सिद्धांत का मतलब ये हुआ मिलता जुलता, भाई इसको मिलता जुलता कहते हैं कार्य। 92 का क्लास 3 वही तो चल रहा है ना, क्लास 3 बेहरेक नहीं चल रहा है, बस जो पूछा सकता है। देखिए आपका मिलता जुलता कार्य यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप तैयारी कर रहे हैं जे की मिलता जुलता आपको एपीओ का पद मिल गया तब भी काम चल जाएगा, भले थोड़ा दहेज की रकम में क्या हो जाएगी कमी। तो उसी प्रकार मिलता जुलता। अब एक उदाहरण देखिए वक्फ में, मान लीजिए मुस्लिम विद में अरब समाज में वक्फ बनाया गया कि कुआं खोदा जाएगा इस वक्फ के पैसे से और लोगों को पानी पिलाया जाएगा। अब आपका बाद में ये हुआ कि भाई कुआं तो अब खोदा नहीं जाता, तो आपका हैंड पंप लगा दीजिए और आपका लोग पानी पिए। तो आपका मिलता जुलता कार्य, माने उद्देश्य वही रहे, आपका मिलता जुलता कार्य कर दीजिए। जैसे कि बड़ों को शिक्षा देने के लिए बन गया न्यास आपका, बड़े सब शिक्षित हो गए तो शिक्षा ही देना है, तो अब मिलता जुलता कार्य कर दीजिए, बच्चों को शिक्षित करिए। तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ हम क्या कहते हैं, साइप्रस, मिलता जुलता कार्य। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आपका 92 के बाद धारा देखा जाए 93 नहीं पढ़ना है आपका, 94 पढ़ना है, 95 पढ़ना है। 94 अनुपूरक कार्यवाहियां हैं आपका न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए न्यायालय उचित जो समझे आदेश दे सकता है। 94 के 5 क्लाज हैं, पांचों अच्छे से तैयार रखिएगा। पहला क्लाज है प्रतिवादी को गिरफ्तार करके, यानी कि निर्णय के पहले ही प्रतिवादी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेज सकता है। दूसरा है निर्णय के पहले ही प्रतिवादी की संपत्ति क्या की जा सकती है, कुर्क। ये दो जब दोनों पढ़िएगा तो इसके लिए प्रक्रिया आदेश 38 में दी गई है। यानी कि कौन सा आदेश पढ़ेंगे, 38। सुबह मैं पूरी तरह पढ़ा चुका हूँ। अगर निर्णय से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम 6 माह तक सिविल कारागार में रखा जा सकेगा। कितने माह? 6 माह, भाई रट कर जाइएगा। सी अस्थायी व्यादेश, इसके लिए आदेश 39। यहाँ आपका पूछा जाता है कि अस्थायी व्यादेश का उल्लंघन करने पर कितना दंड दिया जाएगा, 3 माह। रट कर जाइएगा, कितना? 3 माह। अस्थायी व्यादेश का उल्लंघन करने पर दंड कितना है, 3 माह। 3 माह 3 माह 3 माह, ऐसे रटना है। अगला ये आपका किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, तो रिसीवर आए तो आदेश 40। मैं रटवाया था 3 बार, फिर प्रापक रटिए। प्रापक की नियुक्त बताइए, प्रापक वादी का अभिकर्ता होता है कि प्रतिवादी का कि न्यायालय का? न्यायालय का। कौन नियुक्त करता है, वादी की प्रतिवादी की न्यायालय? लोक सेवक होता है कि नहीं होता है? प्रापक की नियुक्ति आदेश 40 के किस नियम में, 1 में? पारिश्रमिक पाता है कि वेतन? पारिश्रमिक। किस नियम में, 2 में? कर्तव्य 3 में। कर्तव्य नहीं निभाता तो प्रवर्तन 4 में। कलेक्टर को प्रापक 5 में। सम्मत से कि सम्मत के बिना? सम्मत से। किस भूमि के लिए? जो भू राजस्व देती हो या दे रही थी,
भू राजस्व से मुक्त मिल गया हो, मोचन हो गया, उससे मतलब नहीं है। तो इतना याद रखिए, 1 से 5 तक हो गया आपका प्रापक भी। आदेश किस में है? 40 में। अंतिम है ई, ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण हो। इंट्रालोकोटरी आर्डर आर्डर 39 में जाएगा, यानी कि 94 जब भी पढ़िए, 38, 39, 40 आर्डर साथ में पढ़िए, तीनों याद करके जाइएगा। 38 में निर्णय से पहले कुर्की और गिरफ्तारी। 39 में अस्थायी व्यादेश तथा वादकालीन आदेश। वादकालीन माने इंट्रालोकोटरी आर्डर। 40 में रिसीवर। भाई ये भी आर्डर भी याद रखिए। 38 में निर्णय से पहले गिरफ्तारी कुर्की आपका। 39 में अस्थायी व्यादेश और वादकालीन आदेश। वादकालीन में अंतर्वर्ती। इंट्रालोकोटरी मध्यकालीन भी कहा जाता है। वादकालीन, मध्यकालीन आपका ये नहीं कि हाँ, अनुवर्ती भी आदेश। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखें, इंट्रालोकोटरी आर्डर। भाई इंग्लिश वर्जन याद रखिए, हिंदी में 2-3 नाम है। और 40 में रिसीवर या प्रापक, ऐसे ही मिलाने के लिए आता है। 41 में आपका प्रथम अपील। 42 में द्वितीय अपील डिक्री की। 43 में आदेश की अपील। 44 में अकिंचन द्वारा, गरीब माने निर्धन द्वारा। 45 में सुप्रीम कोर्ट में अपील। 46 आर्डर में निर्देश और पुनर्विलोकन। 47 में एकदम क्रम से याद रखिए, 38 से लेकर कहाँ तक? 47। एक बार रिवीजन भी हो गया। ऐसे ही रटना है, अब ये नहीं कि बहुत प्रेशर डालेंगे तो नहीं आएगा, कहिए तो फिर एक बार हटवाया जाए। आपका 7-8 आदेश हो गया। अगला देखिए आपका 95, खूब पूछा जाता है। और अपर्याप्त आधार पर गिरफ्तारी कुर्की और भी आदेश प्राप्त कर लिया है, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति पर अधिकतम कितना आपका कह सकते हैं कि लगाया जा सकता है आपका प्रतिकर? तो 50,000 रुपया। सबसे अधिक प्रतिकर का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका 95 में। एक क्वेश्चन और लिखिए, हो सकता है नया बन जाए, कि 50,000 के पहले ये रकम कितनी थी? 1,000 थी। और 1,000 की जगह पर 1999 में कितना की गई? 50,000, 50 गुना बढ़ा दिया गया। उसको लिखिए तो 95 में 50,000 रुपये अधिकतम प्रतिकर लगाया जा सकता है। पहले यह रकम 1,000 थी, 1999 में कितना की गई? 50,000। पूछ सकता है ये। हाँ, अधिकतम प्रतिकर इसी धारा में है। ये 94 की पूरक धारा कौन है? 95। 94 में गलत आदेश पा लिया गया आधार पर, तो उसके खिलाफ ये है 95। इस यहाँ पूछ सकता है 1,000 की जगह पर कितना किया गया है? 50। कब जोड़ा गया ये? 1999। किस समिति की सिफारिश पर? मलिमत समिति की सिफारिश पर। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2002। अब आइए अपील देखा जाए। इधर अपील बचा है, क्योंकि उधर तो 100 आपका 16 से पढ़ा ही दिया गया है। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ आपका ये आपका देखिए भाग 7 देखा जाए, अपीलें। मूल डिक्रियों की अपीलें। अपील के बारे में थोड़ा नियम जानिए, पहले तो सामान्य नियम जानिए। देखिए, अपील नई कार्यवाही नहीं होती, बल्कि वाद की निरंतरता मानी जाती है। पहला क्वेश्चन, यानी कि अपील कोई नई कार्यवाही नहीं होती, यह वाद की क्या मानी जाती है? निरंतरता। ये माना जाता है कि लगातार अभी भी मुकदमा क्या हो रहा है? चल रहा है। दूसरा, अपील का अधिकार एक सार्ववान अधिकार है। नया कानून बनाकर अपील का अधिकार छीना नहीं जा सकता। तीसरा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, अपील का अधिकार कब जन्म लेता है? तो जिस दिन मुकदमा दायर किया गया, अगर उस दिन उस मुकदमे में अपील का प्रावधान था, तो बाद में कानून बनाकर अपील का प्रावधान छीना जा सकता है कि नहीं?
नहीं छीना जा सकता। यानी कि अगर 1 जनवरी 2023 को ए ने बी के खिलाफ कोई मुकदमा किया, उस मुकदमे में अपील हो सकती थी, तो क्या 10 जनवरी को कानून बनाकर और बैक डेट से अपील का अधिकार छीना जा सकता है? नहीं, क्योंकि अपील का अधिकार उस दिन वेस्टेड हो जाता है जिस दिन आपका मुकदमा क्या होता है, दायर। यही नियम आपराधिक मामलों में भी चलेगा और यही नियम किस में चलेगा? सिविल मामलों में। अब अगला क्वेश्चन, अपील का अधिकार अंतर्निहित अधिकार है कि स्टैट्यूटरी राइट है, पूछा गया है। इसको भले लिख लीजिए, अपील कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि आपका इनहेरेंट अधिकार है? बताइए, कानून कहेगा तब अपील होगी, कैसे हो जाएगी? तो उसको लिख लीजिए, अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, अधिनियमित अधिकार है, अंतर्निहित या निहित अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अपील कैसा अधिकार है? आपका इनहेरेंट अधिकार नहीं है बल्कि अधिनियमित है। अधिनियमित का मतलब ये हुआ कि जब तक कानून अपील का अधिकार नहीं देता, आप उस मामले में अपील नहीं कर सकते। अगला नियम आइए, अपील आपका अपील डिक्री या आदेश की जाती है, निर्णय की नहीं। तो पूछ सकता है कि अपील किसकी की जाएगी, डिक्री के कि आदेश की कि निर्णय की? तो निर्णय की नहीं की जाती अपील, डिक्री या आदेश की जाती है। ये न मार दीजिएगा कि निर्णय का। फिर यहाँ क्वेश्चन हम बताए थे, बार बार बता रहे हैं, डीम्ड डिक्री भी सुबह बताए थे कि निर्णय पारित हो गया, निर्णय के 15 दिन के अंदर डिक्री बननी है, अभी डिक्री मिली, पारित ही नहीं हुई, तो निर्णय की कॉपी को ही लेकर अपील आप कर दीजिए और जब तक डिक्री तैयार न हो वह निर्णय डीम्ड डिक्री माना जाएगा। और जैसे ही डिक्री तैयार होगी, वह जो निर्णय का प्रभाव डिक्री के रूप में है वह क्या हो जाएगा, बना रहेगा कि समाप्त? समाप्त। ये समाप्त याद रखिएगा, डिम डिक्री। यानी कि जब तक, फिर एक बार इसको समझिए, टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा आता है। निर्णय दे दिया गया और आदि आपका डिक्री अभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि डिक्री आपका कह सकते हैं कि डिक्री होने में आपका कह सकते हैं कि लग जाए 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 निर्णय से कम से अधिकतम कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर डिक्री तैयार होगी। अपील आप करना चाहते हैं तो ये जो निर्णय की प्रमाणित कॉपी मिली है, जब तक डिक्री तैयार न हो जाए ये निर्णय ही क्या माना जाएगा, डिक्री। और जहाँ भी शब्द आ जाए समझा जाएगा, माना जाएगा, कल्पना कर लिया जाएगा, तो तुरंत एक वहाँ शब्द यूज करिएगा, डीम्ड। अभी हमने सीपीसी में भी कई जगह आज बताया, आधे से कई में डीम्ड, उसको कोरिलेट भी कराया कि कई जगह डीम्ड हैं कि ये आदेश डिक्री माना। जैसे ही माना जाएगा वैसे ही मान के चलिए कि वो कैसी डिक्री हो गई, डीम्ड। हिंदी में कहते हैं मानद, न्यायित और कल्पित, उपधारित, अनुमानित। डिक्री है नहीं, लेकिन डिक्री की कल्पना क्या की जाती है, कर ली जाती है। अगला देखिए आपका, अब आपका डिक्री और आदेश में आइए। सामान्यतः प्रत्येक डिक्री अपीलीय होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए। सामान्यतः प्रत्येक डिक्री की प्रथम अपील की जा सकती है जब तक कि कानून द्वारा प्रथम अपील पर रोक न लगाया गया हो। इसका मतलब कि अगर निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री है तो उसकी प्रथम अपील, फर्स्ट अपील की जा सकती है, मूल डिक्री की अपील की जा सकती है जब तक कि कानून रोक न लगाता हो। आदेश सीधे इसका उल्टा होगा,
अगर न्यायालय के निर्णय से निकला निष्कर्ष आदेश है तो उस आदेश की प्रथम अपील सामान्यतः नहीं होगी। उस आदेश यानी कि आदेश सामान्यतः अअपीलीय होते हैं। अअपीलीय तो कब होगी? जब आदेश को कानूनन अपीलीय बनाया गया हो, यानी कि कानून में स्पष्ट कहा गया हो कि इस आदेश की अपील होगी, तभी उस आदेश की अपील कर सकते हैं, अन्यथा आदेश की प्रथम अपील भी संभव नहीं है। तो कहाँ कहाँ कहा गया कि इस आदेश की अपील होगी? धारा 104 के क्लाज 1 में, आदेश 43 के रूल 1 में, और नियमों में बिखरा पड़ा है। नियमों में कहा गया है जहाँ जहाँ तो अपील हो सकेगी। अगला नियम आइए, अगर डिक्री है तो कुछ दशाओं में सेकंड अपील, द्वितीय अपील हो सकेगी धारा 100 के तहत केवल हाई कोर्ट में। लेकिन धारा 104 का क्लाज 2 कहता है कि आदेश की द्वितीय अपील किसी भी हाल में संभव नहीं है। यानी कि डिक्री की कुछ दशाओं में सेकंड अपील हो सकती है, लेकिन आदेश की सेकंड अपील संभव नहीं है। तो कौन सा आपका धारा 104 के क्लाज वाइज पूछा गया है, कौन सा क्लाज आदेश की द्वितीय अपील पर रोक लगाता है? तो क्लाज 2 रट कर जाइएगा। कौन सा क्लाज 2? 104 का कौन सा क्लाज 2? अपील सदैव उच्चतर न्यायालय में होती है, जिसे अपील की शक्तियां कानूनन प्रदान की गई हैं। जैसे जिला जज ने कोई आदेश या डिक्री पारित की तो हाई कोर्ट में अपील होगी, और हाई कोर्ट ने किया है तो ऊपर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। अपील समान श्रेणी के न्यायालय में नहीं होती, अपील सदैव उच्चतर न्यायालय में होती है। सभी उच्चतर न्यायालय में नहीं, ऐसे उच्चतर न्यायालय में जिसे कानून द्वारा अपीलीय बनाया गया हो, यानी कि जिसे कानून ने अपील का अधिकार दिया हो। तो बताइए, अपील ऊपर के न्यायालय में होगी कि बराबर के कि नीचे के? ऊपर के सभी न्यायालयों में नहीं, किस न्यायालय में? जिसे कानूनन अपील का अधिकार सौंपा गया हो। याद रखे, सभी में नहीं। फिर एक बार बताइए, अपील का अधिकार किस दिन पक्षकारों में वेस्टेड हो जाता है? फैसला के दिन की डिक्री के दिन की वाद दायर करने के दिन? अभी बताया गया था। किस तारीख को अपील का अधिकार क्रिएट हो जाता है? जिस तारीख को मुकदमा दायर किया गया। आपराधिक मामलों में भी यही नियम अप्लाई करिएगा। जिस दिन मुकदमा दायर किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, परिवाद किया गया, उसी दिन अपील का अधिकार क्या हो जाता है? आपका मिल जाता है, बाद में नहीं। अब आपका डिक्री की प्रथम अपील के लिए जो सेक्शन है वह आपका 96 से लेकर 99 तक है, और इसके लिए प्रक्रिया आदेश 41 में दी गई है। 41 में दो क्वेश्चन आपका बनता है, और जो यूपीजे का मॉडल है, अपील कैसे की जाएगी? तो मैं बताया था आदेश में, आवेदन द्वारा कि ज्ञापन द्वारा कि याचिका द्वारा कि वाद दायर करके। तो मैं बताया था ना, क्या करके? ज्ञापन द्वारा यानी कि मेमोरेंडम, और निर्णय की प्रति लगा दी जाएगी जब तक डिक्री न बनी हो, और वहीं निर्णय डिक्री के पारित होने के पूर्व तक डिक्री माना जाएगा। दो चीज़ें याद रखिएगा आदेश 41 में। तो भाई फिर आपका डिक्री की प्रथम अपील कहाँ से कहाँ तक है? 96 से लेकर 99A। और प्रक्रिया किस में है? आपका कह सकते हैं कि 41 आदेश में। फिर यहाँ पूछा जाता है कौन सी धारा विबंध पर आधारित है? तो 97 धारा इधर है, और 97 में कौशल्या देवी का केस है ना। हाँ, बस क्या है, कौशल्या देवी बना
बैजनाथ। कौशल्या देवी का केस याद रखिएगा 97। कौन सी धारा स्टापेल या विबंध पर आधारित है 97। ये क्वेश्चन बना है। देखिए 2-4 मिनट आप 96 अब निकाल लीजिए। मूल डिक्री की अपील वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा है, ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपील को सुनने के लिए अथराइज है। इसका मतलब यही निकला कि जब तक कि किसी कानून द्वारा, चाहे सीपीसी द्वारा या अन्य सिविल कानून द्वारा, डिक्री की प्रथम अपील पर स्पष्ट रूप से रोक न लगाई गई हो, तब तक डिक्री की प्रथम अपील पक्षकार कर सकते हैं। यानी कि डिक्री सामान्यतः क्या होती है, अपीली। कब अपील नहीं होगी, चाहे सीपीसी रोक लगाती हो या कोई अन्य कानून। जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक प्रथम अपील होगी कि नहीं होगी। और किस न्यायालय में, जो अपील सुनने के लिए क्या है, प्राधिकृत है। तो अपील ऊपर के न्यायालय में होती है कि समान श्रेणी के कि नीचे के, और सभी ऊपर के नहीं, जिसे अपील न्यायालय के रूप में क्या किया गया हो, अथराइज। दूसरा देखिए, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। अब यहीं आपका क्वेश्चन बनता है आपका कि एक्स पार्टी डिक्री, आपका जो मूल डिक्री है, क्या उसकी अपील हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। यहाँ क्वेश्चन आपका अच्छा बना है। एक पक्षीय डिक्री दिखा जाए, इसको लिखवा भी गया था सुबह वाले पीरियड में, फिर हम शाम वाले में बता रहे हैं। अगर ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, बी आया ही नहीं, हाजिर ही नहीं हुआ, समन जारी हुआ, सब कुछ हो गया, तो ए को सुनकर न्यायालय ए के पक्ष में क्या पारित कर देगा, डिक्री। तो बी को क्या क्या विकल्प हैं, तो बी को 3 विकल्प हैं। यही पूछा जाता है एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ क्या उपचार हैं। तो पहला तो 96 के क्लास 2 के तहत बी क्या कर सकता है, ऊपर के न्यायालय में उसकी क्या कर सकता है, अपील। दूसरा 114 के तहत पुनर्विलोकन करा सकता है। और तीसरा आदेश नियम 13 9 नियम देखिए तो 13 ना, आदेश 9 के नियम 13 के तहत एक्स पार्टी डिक्री को सेट साइड कराने के लिए आवेदन दे सकता है। यानी कि बी एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ क्या क्या उपचार हैं, उपयुक्त सभी मार कराइए। क्वेश्चन एच जे से लेकर जे में बना है, सेक्शन वाइज भी मैं बता रहा हूँ। पहला है कि अपील कर सकते हैं किस सेक्शन में, 96 क्लाज वाइज भी याद रखिए, कौन सा क्लाज, 2। दूसरा है रिव्यू करा सकते हैं, मैं सुबह के पीरियड में कई एक दिन चल गया था रिव्यू। कोरलेट पुनर्विलोकन करा सकते हैं, पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है जिसने निर्णय पारित किया है। कौन सी धारा में पुनर्विलोकन, 114। और प्रक्रिया आदेश 47, याद रखिएगा प्रक्रिया कहाँ है, 47। तीसरा, एक्स पार्टी डिक्री को सेट साइड कराएंगे 2 आधार पर। पहला आधार ये है कि हजूर हम पर समन की तामील ही नहीं हुई। अगर तामील होती, हमको समन मिल जाता, तो हम जिस दिन डेट पड़ी थी उस दिन क्या हो जाते, कोर्ट में हाजिर। और दूसरा आधार सफिशिएंट रीजन, पर्याप्त कारणों से हम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। ट्रेन लड़ गई, बस लड़ गई, पूरा शहर ही जाम था, हम क्या करते। आपका बाढ़ इतना आ गई कि आने का कोई रास्ता ही नहीं था। वकील साहब फ़ोन करके बताए 3 तारीख, अब पता लगा 2 तारीख को डेट थी, और आपने खारिज करके हम बिना हमें सुने वादी के पक्ष में क्या दे दिया, फैसला। डेटे वकील साहब गलत बता दिए।
तो वकील साहब ज़्यादातर अपने पर ले लेते हैं कि चलो बता देना कि वकील साहब फ़ोन किए थे और डेट ही गलत बता दिए थे, हम क्या करें। तो वकील साहब भी कह देते कि चलो 2-400 दे देना, अपना हम क्या करें, अपने ऊपर ले लेंगे कि डेट में क्या हो गई थी गलती। या वकील साहब डायरी भी पेश कर देते हैं कोर्ट में कि हजूर गलती हो गई, 2 को डेट थी और मेरी डायरी देखिए कितना लिखा है 3, हम तो क्लाइंट को बताए थे 3 और आप एक्स पार्टी क्या पारित कर दिए डिक्री। तो उचित कारण दिखा देंगे। बीमारी माने अस्पताल में हम भर्ती हो गए, कहाँ से आते, तो अगर दिखा दे रहे हैं तो आपकी एक्स पार्टी डिक्री क्या हो जाएगी, उलट जाएगी और जहाँ से मुकदमा माने ये हुआ था वहीं से आगे पुनः बढ़ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की कहानी समाप्त किया जाए। कल आपका 96 से इधर 115 तक तो पढ़ाया जाएगा, पीछे भी देखिए हो जाएगा तो आपका इधर से चला जाए कमीशन, वही आपका अब शुरुआती दौर से चलना पड़ेगा क्योंकि इधर अब एकदम शुरुआती दौर से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 79 से इधर हो गया तो आपका 70-80 धारा और बची हैं। 1-2 दिन में प्रयास किया जाए धारा समाप्त, तो 2 दिन और